हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। पिछली क्लास में हमने आपको संकरण के प्रकारों के बारे में समझाया था और आज वहीं से हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी का 4.6.2। यह जो हमने पिछली क्लास में आपको संकरण के प्रकार बताए थे, उन्हीं प्रकारों के कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, चाहे आप कहिए अपने एनुअल एग्जाम के लिए और चाहे आप कह लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये स्ट्रक्चर जरूर कीजिएगा, तो पीछे की चीजें आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी और यह स्ट्रक्चर आपके, मैं कह सकता हूं, काफी आसान लगने लगेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें, जो कि हमारा sp3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं sp3 और ये हमारा है संकरण। sp3 संकरण को हम यहां पर ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, sp3 संकरण को आप जानते हैं, जब एक s का परमाणु 3 p के परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं। थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। पहला हमने कहा क्या है, sp3 संकरण। जब एक s का परमाणु 3 p के परमाणुओं के साथ हम कह सकते हैं कि संकरण की क्रिया में भाग लेता है, तो उससे 4 हमारे पास क्या मिलते हैं, हमारे को sp3 संकर कक्षकों का निर्माण होता है। यह हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। और आपको यह भी ध्यान हो, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चतुष्फलकीय होता है। और अब यहां पर यदि sp3 संकरण का जो एग्जाम्पल यहां पर लेना है, वो हमने एग्जाम्पल लेना है जो होता है C2H6। कि C2H6 की संरचना किस प्रकार से बनेगी, जबकि हम जानते हैं जो केंद्रीय परमाणु इसमें होते हैं कार्बन के 2, उनमें जो कक्षक बनते हैं वो sp3 संकरण वाले बनते हैं। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि केंद्रीय परमाणु जिस प्रकार के संकरण कक्षकों का निर्माण करेगा, अणु का स्ट्रक्चर भी उसी से क्या होगा, निर्मित होगा। तो पिछली क्लास में आपको ध्यान हो, हमने यह sp3 संकरण इस प्रकार से था। ये एक ऐसे होता था, एक हमारा ऐसे, एक बनाए ऐसे और एक हमारा होता था ऐसे। ये हमने आपको पिछली बार भी समझाया था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे त्रिकोणीय ट्रायंगुलर हम कह सकते हैं, एक मेज है वो इस प्रकार से रखी हुई है। तो ये एक लेग इसमें पीछे की तरफ है, 2 हम कह सकते हैं आगे की तरफ है, एक क्या है ऊपर की तरफ। तो ये जो हमारा संकरण होता था, यही हमारा होता था sp3 संकरण। इसको इस प्रकार से हम यहां पर प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। तो अब C2H6 में क्या होगा, यानी कि एक कार्बन का ऐसा बनाएगा, दूसरा कार्बन भी क्या बनाएगा, ऐसा ही बनाएगा। तो कैसे बनेंगे, इस वाली लेग को यदि मैं ऐसे करके मोड़ दूं, यानी कि इस प्रकार से बन गई लेग, ऐसे ये वाली लेग बन गई। और ये 3 लेग्स ऐसे बन रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। ये छोटी बड़ी बन रही है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा अच्छे से बना रहे हैं इसको। पहली ये है, दूसरी हमारी ये है और तीसरी हमारी ये है, एक ये है। तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। ये चतुष्फलकीय एक रचना है। ऐसे दूसरा कार्बन, क्योंकि कार्बन के 2 हैं, दूसरा भी ऐसे बनाएगा। और इसका ये वाला जो हिस्सा है उसको मैं यहां पर बना रहा हूं। तो ये आपस में क्या होंगे, अति व्यापित होंगे, क्योंकि ये 2 कार्बन के 2 ऐसे ऐसे कक्षक एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करेंगे, एक दूसरे से अति व्यापन करेंगे, जो कि हमने कहां पर पढ़ा था, संयोजकता आबंध सिद्धांत में सदा पढ़ा था कि किस प्रकार से कक्षकों का अति व्यापन होता है। जब हेड टू हेड होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनती है, और जब समांतर होता है तो कौन सी बॉन्ड बनती है, वहां पर बनती है हमारी पाई बॉन्ड। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां इस कार्बन के चतुष्फलकीय जो हम कह सकते हैं sp3 संकरण कक्षक है, उसका दूसरा कार्बन के चतुष्फलकीय संकरण कक्षक से अतिव्यापन हो रहा है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये बन गया। फिर इसके भी 3, 1, 2, 3 ऐसे हमने बना दिए। अब इसको तो मैंने समझाया था इसके लिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है।
तो देखिए यह भी क्या है, यह भी कार्बन का है, यह भी कार्बन का है, यह केंद्रीय परमाणु है। अब हाइड्रोजन के 6 हैं, तो आप जानते हैं जो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होता है, हमने पिछली बार भी समझाया था, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक Z क्या होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा, यानी कि एसपीडीएफ के पदों में करें तो 1s1 होगा, यानी कि इसका कक्षक किस प्रकार से होगा, ये 1 होगा, दूसरा खाली होगा। तो यहां पर जो क्योंकि s है तो इसके हाइड्रोजन के s कक्षक का अतिव्यापन होगा इस sp3 जो संकरण कक्षक है उसके साथ। तो एक H कक्षक यहां पर बनेगा H का, एक H का S कक्षक यहां होगा, एक S इस हाइड्रोजन का S कक्षक यहां पर होगा। ये तीनों हाइड्रोजन के S कक्षक हैं। S कक्षक गोलाकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। P कक्षक डंबल के आकार के होते हैं। S कक्षक हमने कहा कैसे होते हैं, गोलाकार। P कक्षक कैसे होते हैं, डंबल के आकार के। और ये वाला कौन सा कक्षक है, ये संकरित कक्षक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों हाइड्रोजन के आ गए। यहां पर भी 3 हाइड्रोजन के, पहला, दूसरा, ये तीसरा। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहां अतिव्यापन हेड टू हेड हो रहा है, सीधे सिरों से सिरे मिल रहे हैं। यहां पर भी देखिए, ये देखिए, यहां पर भी। तो ये जितनी बॉन्ड्स बनेगी ये सारी की सारी सिग्मा बॉन्ड होगी। यहां पर भी सिग्मा बंद, यहां पर भी सिग्मा बंद, यहां पर भी सिग्मा बंद, यहां भी सिग्मा बॉन्ड, यहां भी सिग्मा बॉन्ड, यहां भी सिग्मा बॉन्ड, यहां भी सिग्मा बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, सी सिंगल बॉन्ड, सी ये सिग्मा बॉन्ड है, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, इधर की ओर हाइड्रोजन, इधर की ओर हाइड्रोजन। कौन सी बॉन्ड है ये सारी की सारी हम कह रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड, 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 कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो इस प्रकार से C2H6 का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और C2H6 क्या होता है, इसे कहते हैं इथेन, ध्यान रखिएगा, इसे इथेन कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मेन बात आपको ध्यान होना चाहिए कि sp3 संकरण का जो संकरित कक्षक होते हैं उसका स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो मैंने अभी यहां पर आपको बना के दिखाया था। अब हम आगे चलते हैं। पहला एग्जांपल हमने किसका लिया, sp3 का। सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं sp2 का। सेकंड हम किसका ले रहे हैं, sp2 संकर कक्षक। तो प्यारे बच्चों अब समझेंगे sp2 संकर कक्षक। आप जानते हैं sp2 संकर कक्षक क्या होते हैं, जिसमें एक s कक्षक 2 p कक्षकों के साथ संकरण की क्रिया के द्वारा क्या करता है, कक्षकों का निर्माण करता है, संकर कक्षकों का। उसको हम नाम देते हैं sp2 संकर कक्षक। और यहां पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है एथीन का एग्जांपल। तो यहां पर एग्जांपल लेंगे एथीन, और फार्मूला इसका होता है C2H4, C2H4। अब इसमें भी देखिए केंद्रीय परमाणु क्या है, कार्बन है। तो कार्बन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि यहां हमने कार्बन का नहीं समझा था, तो यहां वाले स्ट्रक्चर अभी हमें यहां पर समझ में आ जाएगा। देखिए कार्बन परमाणु क्रमांक हम जानते हैं Z, वह बराबर हमारा होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। यदि एसपीडीएफ के पदों में लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। और बॉक्स के रूप में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा केवल इसका बना रहे हैं, इसके बॉक्सों को निरूपित कर रहे हैं। तो सामान्य स्थिति में ये ऐसे ऐसे और ये इस प्रकार से होगा 2, और ये तीसरा खाली होगा। तो ग्राउंड स्टेट में तटस्थ अवस्था में कार्बन का जो S तथा P, 2s तथा 2p को यदि हम कक्षकों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएं तो वो इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। ये किसका है, 2s, और ये किसका है, 2p का। अब जब संकरण की स्टेज आती है, संकरित अवस्था होती है, तो हम कहते हैं एक S कक्षक 2 p कक्षकों के साथ संकरण कर रहा है। तो मान लेते हैं, जरूरी नहीं है हम कहें कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां के बजाय यहां भी तो जा सकता है, क्योंकि जो हुंड का नियम होता है वो यह कहता है कि जितने भी कक्षक होंगे उन सब में
पहले क्या होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जोड़ा बाद में बनेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि पहला इसमें आए, दूसरा इसमें आए, तीसरा इसमें आए, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। तो मान लेते हैं यहां हमारा जो कक्षक है ये है Z, ये हमारा है X और ये हमारा है Y, यानी कि ये PZ, ये PX और ये क्या है, PY है। ये हमने बता दिया। अब हम कह रहे हैं Z कक्षक क्या है, खाली। तो ये कैसी स्थिति है, ये तलस्थ अवस्था है। उत्तेजित अवस्था लिखे, उत्तेजित अवस्था। ये तो तलस्थ अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन सामान्य ऊर्जा में रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो S कक्षक के इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, यानी कि ये 2s कक्षक का ये एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और ये P वालों में हमने ये बनाए, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे। अब की बार मैं यहां के इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा हूं, यहां से ऐसे। तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। जब ये यहां पर पहुंचा तो हमने कहा ये है 2s कक्षक, ये है px, नहीं ये pz लिया है हमने ऊपर, तो z ही लेते हैं, pz, ये ले लिया px, ये ले लिया py। तो अब संकरण किस किस के बीच में हो रहा है, इन तीनों के बीच में। ये py से संकरण नहीं हो रहा है क्योंकि सीधे है sp2, एक s का कक्षक और 2 p के कक्षक, ये संकरण हो रहा है। और इनके संकरण से जो sp2 बनता है उसकी आकृति आप जानते हैं किस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार की आकृति होती है, ऐसी आकृति होती है उसके, यानी कि sp2 संकर कक्षक की ऐसी आकृति होती है। तो अब इसके द्वारा हमें किसका स्ट्रक्चर बनाना है, C2H4 का स्ट्रक्चर बनाना है, इसका बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये मैंने आपको बता दिया ये किसकी आकृति है, sp2 की। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं, और किसकी होगी, ये केंद्रीय परमाणु कार्बन की। तो लिख रहे हैं, पहले कार्बन कार्बन के 2 बना रहे हैं, एक का स्ट्रक्चर ऐसा है, एक यहां, एक यहां, थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि हमें हाइड्रोजन भी जोड़ना है इसमें, ऐसे ऐसे। और दूसरा बनाएं तो वो इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे ऐसे। ये समान आकार के होते हैं, थोड़ा आकारों में आप डिफरेंस जाएं तो कंफ्यूज मत होना। इन तीनों डंबल के आकार समान होते हैं, ऐसा नहीं कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, बनाते समय भले ही कम ज्यादा हो जाएंगे ऐसे। तो अब ये जो 3 मिलकर के एक sp2 का निर्माण कर रहे हैं। तो एक कार्बन का sp2 ये है, sp2 पहला, दूसरे कार्बन का sp2 संकर कक्षक ये वाला है। इन दोनों ने क्या करा, अतिव्यापन कर दिया, तो यहां क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इन वालों में ये हमारे जो 2 हैं इनमें भी अतिव्यापन होगा, किसके द्वारा, हम देख रहे हैं C2H4 में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, और हाइड्रोजन का एक परमाणु कैसा होता है, ये s कक्षक बनता है, और वो कैसा होता है, गोलाकार। तो ये गोलाकार यहां पर बन गया, ये हाइड्रोजन है, ये गोलाकार यहां बन गया, हाइड्रोजन है, ये गोलाकार यहां बन गया, ये हाइड्रोजन है, ये गोलाकार यहां बन गया, ये हाइड्रोजन है। और सब कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो H के S कक्षक ने इस sp2 के इस वाले हम कह सकते हैं लूप के साथ अतिव्यापन करा, जिससे सिग्मा बॉन्ड बने, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन कहानी यहां तक खत्म नहीं होती। इस स्ट्रक्चर में जो हमारे ये 2 बच जाते हैं, बल्कि ये आप कह लीजिए ये Y वाला बच गया यहां पर। तो ये जो Y वाला होता है यह भी क्या करता है, अतिव्यापन करने का प्रयत्न करता है। ये भी बॉन्डिंग के लिए तैयार होता है, ये भी सोचता है मेरी कक्षा क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो इसकी कक्षा क्या होगी, क्योंकि ये संकरण का हिस्सा नहीं है, ये असंकरित है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, असंकरित। इस वाले कक्षक का संकरण नहीं हुआ है। तो इस वाले कार्बन के लिए भी, इस वाले कार्बन के लिए भी यदि py बनाए तो कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, ये बन गया। इसके लिए भी बनाए तो ये इस प्रकार से बनेगा। ये कौन सा है, ये py है, ये py है। ध्यान रखिएगा, ये पहले कार्बन के लिए, दूसरे कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन के कितने हैं, 2 हैं, C2 है। तो ये पहले कार्बन का स्ट्रक्चर, ये दूसरे कार्बन का। अब ये जो py हैं ये दोनों भी क्या करेंगे,
अपने कक्षक को पूर्ण करने के लिए बॉन्ड का निर्माण करेंगे। और ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ये तो डिस्टेंस में, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब ये समांतर है एक दूसरे के, बिल्कुल ऐसे खड़े हैं। तो हमने बताया था ऐसी स्थिति में जो बॉन्ड बनता है वो हमारा होता है पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि ये इसके साथ और नीचे वाला इस प्रकार से। तो इसने क्या बनाया, ये हमारा है पाई बॉन्ड। ये दो पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे, पाई बॉन्ड एक ही बनेगा। ये ऊपर वाला लूप का, ये नीचे वाला लूप आपस में बॉन्ड बना रहे हैं बस। तो अब यदि स्ट्रक्चर बना इसका तो कैसे बनेगा, हम कहेंगे ये हो गया हमारा सी, ये सिग्मा बॉन्ड बना है तो सी, ये सिग्मा बॉन्ड है। एक क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये बन गया पाई बॉन्ड। यहां पर एक H दो H, तो यहां हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऐसे इधर की ओर एक H, ये दूसरा H। और यही स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है, एथीन का C2H4 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। यहां पर सिग्मा बॉन्ड, ये वाला, सॉरी बोलते हम बहुत बार बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है। नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, आप जानते हैं। ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, बस बीच में एक पाई बॉन्ड है। किसके बीच है, ध्यान रखना चाहिए, जो असंकृत हमारे पास कक्षक है पी कक्षक, वह दूसरे कार्बन के असंकृत पी कक्षक के साथ एक पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम एथीन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अब अगला जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा C2H2 का। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको वो समझाते। तो प्यारे बच्चों अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, sp संकर कक्षक का एग्जांपल, जो कि हमारा इथाइन का एग्जांपल होता है C2H2 का। तो अब हमने कहा जो हम देख रहे हैं sp संकर कक्षक, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है यहां हमने समझना है, इथाइन, जिसका सूत्र होता है C2H2। अब इसको समझते हैं। यदि पिछली चीज समझ में आ गई तो ये भी आसानी से समझ में आएगी। सबसे पहले फिर से कार्बन का समझ लेते हैं हम। कार्बन का आप जानते हैं जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक Z किसके बराबर होता है, 6 के बराबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। एसपीडीएफ के पदों में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2, हो गए 2 4 6। अब यदि इसको कक्षकों के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो हम लिखते हैं सबसे पहले तलस्थ अवस्था में, तलस्थ अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट में इन दो कक्षकों पे हम जोड़ डालेंगे। इन्हीं का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसका नहीं बना रहे, ये संकरण की क्रिया में भाग नहीं ले रहा है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये हमने ये बना दिया 1s2, ये सॉरी 2s2, ये इस प्रकार से, ये है 2s2। इधर की ओर p का बनाए, ये है ऐसे ऐसे। तो हमने कहा मान लेते हैं ये वाला हमारा है px, सॉरी pz ले लेते हैं इसे py, इसे px, आप कोई भी ले सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया ये यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। अब यहां पर संकरण किस किस के बीच हो रहा है, एक s कक्षक और एक p कक्षक। तो उत्तेजित अवस्था में, यहां ध्यान रखना, उत्तेजित अवस्था की यदि मैं बात करूं तो s2 का 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से कूद लगा के यहां पहुंच गया। ये तो पहले से थे। अब यहां का एक इलेक्ट्रॉन, इसको ब्लैक से बना लेते हैं, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो ये रह गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप करके यहां पर आ गया। तो संकरण किस किस के बीच हुआ, इसके बीच। ये क्या है, ये है 2s और ये क्या है pz2 वाला। तो इन दोनों के बीच संकरण हो रहा है, एक s और एक p आपस में मिल रहे हैं। तो किस प्रकार की आकृति बनाते हैं आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में बनाई थी, वो इस प्रकार की आकृति बनाते हैं, इस प्रकार की आकृति बनती है इसकी। ये दोनों प्लस प्लस पॉइंट होते हैं। तो ये इस प्रकार का जो संकरण होगा, ये sp संकर कक्षक कह सकते हैं आप इसे, उसकी आकृति ऐसी होगी। अब इसके साथ हम देख रहे हैं क्या है, C2 कार्बन के 2 हैं
और हाइड्रोजन के भी कितने हैं 2। तो ये कैसे जोड़ेंगे इस बात को देखते हैं। हमने कहा यहां पर बना रहे हैं, हमने कहा एक कार्बन का मैंने बनाया, यानी कि इस प्रकार से एक कार्बन का बनाया, दूसरे कार्बन का बनाऊं तो ये इसी प्रकार से बनेगा, ये दूसरे कार्बन का बना दिया। तो ये ऐसे 2 sp संकर मैंने यहां बना दी, ये पहले कार्बन का, ये दूसरे कार्बन का है। ये संकर कक्षक हैं, ध्यान रखिएगा। ये s p या d या f वाले नहीं है। s और p से मिलकर के एक s और एक p से मिलकर के ये sp संकर कक्षक बना। तो ये हेड टू हेड मिलेंगे तो यहां पर क्या बनाएंगे, अति व्यापन से एक किस बॉन्ड का निर्माण करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि हाइड्रोजन के हैं 2 परमाणु। ये 2 परमाणु हम कह सकते हैं इन दोनों के साथ मिलते हैं। ये हाइड्रोजन का एक यहां और एक हाइड्रोजन का यहां। तो ये हाइड्रोजन के परमाणु इनके कक्षकों को पूरा कर देंगे। तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर बन गया। अब हाइड्रोजन का हमने बताया था ये कैसा कक्षक होता है, एस कक्षक, जो कि क्या होता है, गोलाकार। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो कौन सी बॉन्ड बनी, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बन गई। तो ये C2H2 तो यहां तक आ गया, लेकिन इसके आगे क्या होता है। अब देखिए संकरण की क्रिया में एक ये 2s कक्षक और एक ये 2pz वाले ने भाग लिया। ये py तथा px इन दोनों ने संकरण की क्रिया में भाग नहीं लिया। इनको यदि मैं प्रदर्शित करना चाहूं तो कैसे करूंगा, इनको प्रदर्शित करने का तरीका, अब एक x अक्ष पर है, एक y अक्ष पर है। तो एक x अक्ष को मान लेते हैं, ये मैं सिमेट्री बना रहा हूं। ये हमारी मान लेते हैं जो हमने ली, ये z अक्ष है। ये वाली हम ले लेते हैं y अक्ष और ये वाली ले लेते हैं x अक्ष। तो ठीक ये सिमेट्री में यहां पर बनाऊं तो ये z अक्ष पर तो ये है ही, साथ में मैंने ये बनाई, ये कौन सी अक्ष है, ये y अक्ष है। और ये वाली एक और बनाऊं, ये कौन सी अक्ष है, ये हमारी x अक्ष है। तो ठीक ऐसे ही 2 अक्ष यहां पर भी बना लूं, ये y अक्ष और ये वाली हमारी x अक्ष। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी। अब py को बनाऊं तो py कौन सा बनेगा, ये वाला py बनेगा। देखिए ये py बन गया। और px को बनाऊं तो x इस डायरेक्शन में, ये x वाला बनेगा, ये x वाला बन गया। ऐसे ही यहां पर बनाऊं तो y वाला ऐसे बनेगा, py कक्ष जो हमारा कक्षक होगा, और px कक्षक ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब ये दोनों भी तो खाली खाली हैं, तो यह भी तो कार्बन के जब 2 एक दूसरे के समीप आएंगे तो ये वाले कक्षक py तथा px वाले भी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे बॉन्डिंग, ये y वाला y वाले के साथ बनाएगा, y वाले ने y वाले के साथ बनाई। नीचे भी y वाला कौन सा था, ये वाला, ये इसके साथ बनाएगा। और ये जो x वाला है वो इस x वाले के साथ बनाएगा। तो इसको मैं इससे बना रहा हूं, ये x वाला x वाले के साथ बनाएगा, और नीचे भी x वाला x वाले के साथ है ये। तो ये कौन सी बॉन्ड है, देखिए ये सिग्मा थी, ये सिग्मा थी, ये सिग्मा, लेकिन ये वाली क्योंकि ये खड़े हैं, इस प्रकार से खड़े हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के समांतर। जब समांतर होते हैं एक दूसरे के तो तब जो बॉन्ड बनती है वो पाई बॉन्ड बनती है, हम आपको बता चुके हैं। तो यहां पर कौन सी बॉन्ड बनेगी, यहां पर बनेगी ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। पर ध्यान रखना ये 4 पाई बॉन्ड नहीं है, ये केवल 2 ही पाई बॉन्ड है, क्योंकि 2 ही हम कह सकते हैं कक्षकों का अति व्यापन हो रहा है, मतलब बॉन्डिंग हो रही है उनके बीच में। एक px की px के साथ, py की py के साथ। पहले कार्बन के px कक्षक की दूसरे कार्बन के px कक्षक के साथ क्या कर रहे हैं, हम कह सकते हैं बॉन्डिंग बन रही है। इसी प्रकार पहले कार्बन के py कक्षक की दूसरे कार्बन के py कक्षक के साथ बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होते हैं, दुर्बल बॉन्ड होते हैं, ये वीकर होते हैं, कमजोर होते हैं। किसकी तुलना में, सिग्मा बॉन्डों की तुलना में। ये तो हम पहले से ही जानते हैं। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। यदि इसको डिटेल में बनाए तो कैसे बनाएंगे, ये हो गया C, यहां पर हो गया C, यहां पर बन गया H, यहां पर बन गया H, यहां पर हो गया ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड, और यहां पर भी क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो ये क्या होगा, इसका
स्ट्रक्चर बनेगा। इस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये दोनों पाई बॉन्डें क्या होती हैं? वीक बॉन्ड होती है, कमजोर बॉन्ड होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। यहां पर जो बन रहा है इनके बीच में, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार से हम किस किस के स्ट्रक्चर हमने बताए? पहले हमने बताया था एक C2H6 का बताया था, C2H4 का बताया, और तीसरा बताया C2H2 का। इन तीनों के स्ट्रक्चर हमने आपके सामने रख दी। तो मुझे लग रहा है ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं, अभी तक हमने केवल जो संकरण समझा था वो S तथा P में संकरण था। अब हमारा NCERT का जो अगला टॉपिक है वो है 4.6.3। ये है NCERT 4.6.3 और इसका नाम है डी कक्षकों वाले तत्वों में संकरण। डी कक्षकों स्मॉल में लिख लेते हैं, डी को स्मॉल में लिखते हैं, डी कक्षकों वाले, हम कहते हैं डी कक्षकों वाले तत्वों में संकरण। ये हमारी हेडिंग है, इसको ऐसे करके हम बना देते हैं। डी कक्षकों वाले तत्वों में संकरण, ये हमारा NCERT का 4.6.3 पॉइंट है। अब समझते हैं डी संकरण क्या हुआ, डी तत्वों में संकरण। अभी तक हमने जो बात करी थी वो हमारे दूसरे आवर्त के तत्वों की बात हुई थी, जहां पर कि पहला कक्षक और दूसरे कक्षक, दो ही कक्षक थे, या तो 1s2 था या 2s2 2p6 इस वाले कक्षक थे। अब हमारा जब तीसरा आवर्त आता है तो उसमें डी कक्षक भी आ जाता है, और जब डी कक्षक आएगा तो वह भी क्या करेगा? संकरण की क्रिया में भाग लेगा। तो इसका अर्थ है कि जब S कक्षक, P कक्षक तथा D कक्षक में संकरण हो, तो नए संकर कक्षकों वो लिख लेते हैं, संकर कक्षकों का निर्माण होता है, और इस क्रिया में हम पहला जो ले रहे हैं जिसमें डी आएगा वो है sp, जो पहला ले रहे हैं sp3d संकर कक्षक। अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, sp_d भी हो सकता है, sp2d भी हो सकता है, sp3d भी हो सकता है, कई सारे इसके पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन हम अपनी NCERT को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, उसमें पहला दिया है sp3d संकर कक्षक, अर्थात इसमें एक S कक्षक, 3 P कक्षक तथा एक D कक्षक में संकरण होता है तथा sp3d। अब देखिए कितने हैं यहां पर, एक S का है, 3 P के हैं, D का क्या है? 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, sp3d वाले 5 संकर कक्षक बनते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और वह हमारा एग्जाम्पल होता है PCl5 का, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। तो हम कौन सा एग्जाम्पल यहां ले रहे हैं? एग्जाम्पल है PCl5। अब PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए, इसमें फास्फोरस केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु में ही क्या होते हैं? संकर कक्षकों का निर्माण होता है, और उसी से हमें पता चलता है कि जो भी अणु है उसकी आकृति कैसी है। अणु की आकृति ये किनारे जुड़े हुए परमाणुओं से तय नहीं होती। किसी भी अणु की जो आकृति होती है वो केंद्रीय परमाणु की आकृति पर निर्भर करती है कि कौन सा संकर कक्षक है उसमें। तो यहां पर संकर कक्षक कौन सा बन रहा है? sp3d।
कैसे निर्माण होगा ये समझ लीजिए। सबसे पहले फास्फोरस का समझते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक Z और ये बराबर हमारा होता है 15। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,5 ये होगा। एसपीडीएफ के पदों में 1s2 2s2 और साथ में हम क्या लिख सकते हैं 2p6 पूरा हो गया। और फिर हमारा आ जाएगा, यह आ जाएगा 3s और साथ में आ जाएगा 3p3। तो ये आ गया। तो अब देखिए ये आगे के तो सारे के सारे हम कह सकते हैं पूर्ण हैं। हमें फोकस किस पे करना है, इन दोनों पे फोकस करना है। अब इसको बनाएं तो देखिए एस वाला कैसे बनेगा, इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने पहले करा था। सबसे पहले लिख रहे हैं तलस्थ अवस्था। तलस्थ अवस्था समझते हैं, जब सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऊर्जा जो उनकी सीमित ऊर्जा है उसी को धारण किए हुए रखे हुए हैं। तो पी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लास्ट के इन दोनों की। अब तो S2 कैसे बनेगा, यह है 3s, ऊपर लिख लेते हैं, नीचे जगह की आवश्यकता पड़ेगी। यह है 3s2, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा है। पी में हम ऐसे बना सकते हैं इसको, पी में हमारे 3 आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 1 2 3। अब ये क्या है, यह है 3p। इसके आगे क्या होगा, इसके बाद D कक्षक भी होगा, वो भले ही रिक्त होगा क्योंकि P ही पूरा भरा हुआ नहीं है, तो D कहां से भरेगा। तो हमने भले ही यहां पर D बना दिया। कितने हिस्से करने, 5, 1 2 3 4 5 हिस्से बना दिए। ये कौन सा है, यह है 3D। आपको ध्यान हो, हमने संकरण में बताया था महत्वपूर्ण बातों में कि संकरण में अर्धपूर्ण यानी कि आधे भरे हुए कक्षक, पूरे भरे हुए कक्षक तथा रिक्त कक्षक, खाली कक्षक भी भाग लेते हैं संकरण की क्रिया में। तो यहां संकरण की क्रिया में 3s2 एक ये कक्षक, P के 3 ये वाला और D का 1, क्योंकि यहां केवल एक सिंगल D है, ये D का 1, ये तीनों के तीनों क्या ले रहे, संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं। S का 1, P का 2, D का 1, ये तीनों भाग ले रहे हैं। तो तलस्थ अवस्था में तो ये है। जब उत्तेजित अवस्था आएगी तो यहां लिख रहा हूं उत्तेजित अवस्था में सबसे पहले हमने यहां पर बनाया किसका, S का। थोड़ा छोटा बना रहे हैं जिससे आगे आ जाए। यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे तो यहां एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे, एक्साइटेड होंगे। अब आगे P के थे तो P के यहां पर हमने बना दिए 3। तो कैसे बने ये, 1 2 3, तो P के 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 2 3 P के यहां। लास्ट में किसके बनाए थे हमने, ये D के बनाए थे, 1 2 3 4 5। तो अब यहां का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके ये D पर चले गया, यहां पर कौन सी अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में। जब यहां के इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण करी तो उत्तेजित हो गया और वो इलेक्ट्रॉन कहां भाग गया, D कक्षक में पहुंच गया। तो ये जो हमारा संकरण होता है, इसी संकरण को हम क्या नाम देते हैं, sp3d संकर। अब देखिए इसमें क्या है, इसका एग्जांपल हमने लिया PCl5 का। अब देखिए ये भी खाली आधा भरा हुआ है, ये भी आधा भरा हुआ, ये भी आधा भरा हुआ, ये भी आधा भरा हुआ, ये भी आधा भरा हुआ। तो अब क्लोरीन क्या करेगा, सबके साथ एक क्लोरीन यहां पर आएगा, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां। तो कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5 क्लोरीन इस प्रकार से क्या करेंगे, एक एक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेंगे और ये स्ट्रक्चर हमारा पूरा हो जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस स्ट्रक्चर को, केवल इतने पोर्शन को आपको बना के दिखाते। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह तो समझ लिया कि जो फास्फोरस है वो क्लोराइड 5 क्लोरीन के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से हम कह सकते हैं सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। यहां हमने सबसे पहले फास्फोरस की तलस्थ अवस्था में 3s2 3p3 और 3d, जो हमारे पास D यानी कि D कक्षक जो है वो तो पूर्ण रूप से रिक्त है, उसको आपके सामने रखा। फिर हमने दिखाया कि किस प्रकार से उत्तेजित अवस्था में S के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन संकरित हो जाता है और वो एक D कक्षक को भर देता है, आधा भर लेता है, वहां पर ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण
अब ये 5 हम कह सकते हैं अर्धपूरित कक्षक हैं, तो पांचों क्लोरीन के जो परमाणु हैं वो एक एक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। अब इसकी आकृति कैसे होगी, क्योंकि हमारी ये पूरी की पूरी जो डिटेलिंग है वो तो आकृति पे निर्भर है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, फास्फोरस, और फास्फोरस ही डिसाइड करेगा कि किस प्रकार की आकृति होगी। और हमने यह देखा था, ये जो हमारी हम कह सकते हैं संकरण था वो sp3d था। कौन सा वाला संकरण था, ये एग्जांपल था sp3d संकरण था। अब इसकी आकृति कैसी होगी ये समझिए। इसमें जो केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है वो इस प्रकार से बनाता है, ये जिसको हम कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ये आकृति बनती है। और ये आकृति कैसी होगी फास्फोरस की, देखिए एक तो ट्रायंगल बनेगा यहां पर, इस ट्रायंगल का ऐसे निर्माण हो गया। अब इस ट्रायंगल के एक ऊपर की ओर बनेगा, थोड़ा सा इसको आप चाहें तो साइड में बना लें, और एक हम कह सकते हैं यहां पर नीचे बनता है। अब यही हमारी क्या होती है, टोटल आकृति होती है। इसको ऐसे करके आप मिला लीजिए, यहां यहां इससे 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 और इससे, ये इस प्रकार की हमारी क्या बनती है, आकृति बनती है इसमें। तो ये क्या है, फास्फोरस के 5 सिरे हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसी आकृति बनेगी। बीच में हमारा क्या होता है, फास्फोरस का होता है, P यहां पर होता है। तो अब कैसे होगा, यदि आप इसे समझना चाहो कि वास्तविक में 3D डायग्राम कैसे होगा, तो 3D डायग्राम ऐसे है कि आप जैसे जमीन पर एक त्रिभुज बना लीजिए, और उस त्रिभुज में, जमीन में त्रिभुज बनाया और हवा में ऐसे करके एक पॉइंट लगा दीजिए, उस पॉइंट से उन तीनों त्रिभुजों के कोनों को मिला दीजिए। और ऐसे ही ठीक त्रिभुज के नीचे भी यदि मैं एक बिंदु लगाऊं, तो जैसे हम कह सकते हैं पिरामिड होता है ना, नीचे ये त्रिकोना है, ऊपर पिरामिड का एक छोर है, तो एक तरफ पिरामिड हो गया, और इसको छिपा दूं तो ये नीचे एक पिरामिड बन रहा है। तो ठीक है, ये वही वाली चीज है। अब इसके साथ 5 क्लोराइड के या क्लोरीन के जो परमाणु हैं सहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो बंध किस प्रकार से बनेगा, एक यहां पर बनेगा, तो यहां पर Cl आ जाएगा, यहां पर Cl आएगा, यहां पर Cl आएगा, यहां पर Cl आएगा। और लूपिंग के रूप में आप कहते तो ये यहां पर P इस प्रकार से था, एक इसका ऐसे बाउंड बनता ऐसे, एक नीचे की ओर बनता ऐसे, एक यहां पर बनता ऐसे, एक यहां पर बनता ऐसे, एक यहां पर बनता ऐसे। इस तरीके से समझ सकते हैं आप इसे। ये पीछे की ओर गया हुआ है, ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्लोराइड कैसे जुड़ेगा इस पे, अब क्लोरीन का जो होता है वो एक p ही ऑर्बिटल होता है, आप जानते हैं। तो वो किस प्रकार से जुड़ेगा, ये तो किसका हमारा चल रहा है, फास्फोरस का, P का, जिसके 5 कोने इस प्रकार से होंगे, जैसा कि हमने यहां पर दिखा रखा आपको। अब जो क्लोराइड का बनेगा ये वाला, ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, ये बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा 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 बॉन्ड। इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दी, बॉन्डिंग का निर्माण कर दिया। तो ये इस प्रकार से इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, किसका, PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड। क्योंकि एक त्रिभुज बनाया और इसके ऊपर हम एक बना दें, तो ये हमारा एक पिरामिड बन जाता है, ऐसे करके एक पिरामिड बन गया। नीचे भी लगा करके ऐसे ही जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा, डबल पिरामिड बन जाएगा, दोनों तरफ, ऊपर भी पिरामिड की शेप, नीचे भी पिरामिड की शेप। तो ये ऐसी आकृति। तो अब यहीं पर हम एक और स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारा स्ट्रक्चर होता है SF6 का। और जो SF6 का, पहले हम चाहें तो इसको मिटा लेते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, अगला जो हमारा है दूसरे नंबर कह रहे हैं sp3d2 संकर कक्षक। यानी कि इसमें S का एक कक्षक, P के 3 कक्षक, D के 2 कक्षक आपस में क्या हो रहे हैं, मिल करके एक संकरित कक्षक बना रहे हैं, जिसको हम sp3d2 संकर कक्षक कहते हैं। तो उसके लिए पहले इसको मिटा देते हैं, PCl5 वाले को, ये पिछले वाले का था हमारा,
तो प्यारे बच्चों अब हम sp3d2 संकर कक्षकों को समझते हैं। तो ये D वाले हैं तो पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सीधे पता दिख रहा है हमारे को कि इसमें S एक है तो एक S कक्षक, एक S कक्षक कॉमा P के 3 है तो 3 P कक्षक तथा D के कितने 2 तो 2 D कक्षक संकरण द्वारा। अब कितने बनेंगे यहां जो संकरित कक्षक बनेंगे कितने बनेंगे, इसका एक, इसके 3, इसके 2 तो 3 और 2 5 और 1 6 द्वारा 6 sp3d2 संकर कक्षक बनाते हैं। अब देखिए ये लूपिंग तो आप पहले ही समझ चुके हैं। लूपिंग तो हमने जो पिछले S तथा P थे वहीं पर आपको क्लियर कर दिया था। अब बार बार आपको ऐसी लूपिंग बना करके यानी कि डंबल आकृतियां बना करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सीधे इस फॉर्म में आपको दिखाना है। तो इसका जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वह हमारा एग्जाम्पल आता है SF6 का, जिसे हम कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसका संकरण किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से ये हम कह सकते हैं संरचना होगी SF6 की, ये समझते हैं। इसमें भी आप देख रहे होंगे जो S है वो केंद्रीय होगा। तो अब केंद्रीय वाले से ही तो हमने कहा था इसकी जैसी संकरित कक्षा होगी, जैसी इसकी आकृति होगी वैसी इस अणु की भी आकृति होगी। तो इसको समझते हैं। हमने कहा जो S है सल्फर, इसका परमाणु क्रमांक होता है जो कि 16 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 होगा। SPDF के पदों में लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर आ जाएगा ये वाला है तो 3p4 पूरे हो गए। देखिए 2 और 2 4 और 6 10 और 6 16 तो टोटल 16 हो गया। यहां पर भी टोटल 16 हो गया। अब संकरण किसमें होगा, इन 3 वालों में होगा। इसमें D का कोई कक्षक नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसकी स्थिति को समझना है तो लिखते हैं तलस्थ अवस्था में यानी कि ग्राउंड स्टेट में इनका बना रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 3s और ये हो गया 3p और यहां पर बनाएंगे 3d। तो 3s का कैसे हो गया, ऐसे एक ऊपर एक नीचे। 3p का बनाएं 3 कक्षक 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन है 4, कैसे भरेंगे 1 2 3, 3 तो भर दिए, चौथा पहले वाले में भर दीजिए या फिर आप कह सकते हैं तो किसी दूसरे वाले में भर दीजिए। हमने यहीं पर भर दिया, इस प्रकार से भर दिया। और D कक्षक जो हमारा है ये रिक्त है। D कक्षक में 5 कक्षक होते हैं 1 2 3 4 5, ये रिक्त है, इसमें कुछ नहीं है। अब हमने देखना है कि संकरण किस में हो रहा है। एक तो S में, तो S तो ये वाला हो गया। 3 पी के हैं तो 3 के पी के ये हो गए। D के 2 हैं तो यानी कि D के 2, इतनों में संकरण हो रहा है। तो कैसे होगा ये भी समझिए। फिर से हम कौन सी अवस्था लेंगे, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, इसको मिटा रहे हैं यहां से। तो ये वाला कक्षक ये हमारा S वाला था, ये P के थे और ये वाले किसके थे, D के। 1 2 3 4 5। तो एक यहां पर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जा करके यहां पहुंच जाएगा। इसमें आए तो इसमें भी 2 हैं तो एक यहां पर रह जाएगा, एक यहां का घूम करके यहां पर पहुंच गया। इसमें तो पहले से ही एक एक हैं तो ये तो ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो अब देखिए एक S का हो गया, 3 P के हो गए और 2 D के हो गए। यही हमारा क्या है, संकर कक्षक है। यही हमारे संकरण की क्रिया है। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उत्तेजित अवस्था में ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम के यहां चले गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम करके यहां चले गया। तो एक S 3 P और 2 D कक्षकों के बीच में संकरण की क्रिया हुई, जिसके द्वारा 3 और 2 5 और 1 6 sp3d2 संकर कक्षकों का निर्माण हुआ। अब ये कक्षक कैसे रहेंगे, कैसे व्यवस्थित रहेंगे, तो यह जो बनाएंगे ये अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करेंगे। कैसे, हमने कहा एक प्रकार से पहले आप एक चतुर्भुज बना दीजिए। हमने इस प्रकार से एक चतुर्भुज बना दिया।
एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक ऊपर रह गया, एक नीचे रह गया। अब इसको आपस में आपने जोड़ देना है। ये आकृति हमारी बन गई। अब आप कहोगे कि सर ये आकृति किसकी होगी? तो ये आकृति होगी सल्फर की। ये केंद्रीय परमाणु है, ये केंद्रीय परमाणु यहां रहेगा। अब इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? देखिए सल्फर के साथ SF6 है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? F का भी बना देते हैं यहां पर। परमाणु क्रमांक Z कितना होगा? 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7। SPDF के फॉर्म में 1s2 2s2 2p, ये हो जाएगा 5। तो इसका अर्थ है इसका एक p को पूर्ण रूप से भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि इस p का मैं बनाऊं केवल इस p का 2p के लिए, तो ये ऐसे बनेगा। ये 3 कक्षक हो गए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, हुंड का नियम, पहले तीनों में एक एक भरेंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। तो एक ये वाला ही तो खाली रह गया, इसी को तो हमारे को क्या करना है? पूर्ण रूप से भरना है। ये कौन सा कक्षक है? ये p कक्षक है। तो ये इनके साथ जब ससंयोजक बंध बनाएगा, जो कि कैसी बॉन्ड्स होंगी? वो होंगी सारी की सारी सिग्मा बॉन्ड। तो वो कहां कहां बनेगी? यहां यहां बनेगी। तो S तो रहेगा बीच में, यहां पर भी हमारा क्या आ जाएगा? F आ जाएगा, यहां पर भी F आ जाएगा, यहां पर भी F, यहां पर भी F, यहां पर भी F, यहां पर भी F। तो 6 तो F कॉर्नर में आ जाएंगे और हमारा जो सल्फर है वो कहां रहेगा? सेंटर में रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ऐसे करके आप बना दीजिए इसको। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं ऐसे। ये हमने इसका बना दिया स्ट्रक्चर, और इसको हम क्या नाम देते हैं? अष्टफलकीय। नाम क्या है इसका? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संरचना बन गई है, अष्टफलकीय संरचना। इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समझा एक sp, sp2 तथा sp3 इन संरचनाओं को समझा। साथ ही हमने D कक्षक में भी संकरण कैसे होता है इसको हमने 2 एग्जांपल्स के थ्रू समझा। पहला एग्जांपल हमने लिया था PCl5 का, और दूसरा एग्जांपल हमने लिया SF6 का। ये 2 अणुओं का लिया। अब आपको अणुओं की संरचना अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। और मूल बात यह है कि जो केंद्रीय परमाणु होगा वो जिस प्रकार के संकर कक्षकों का निर्माण करेगा, उन संकर कक्षकों की आकृति पर ही अणु की आकृति निर्भर करेगी। इसमें S जो संकर कक्षक बन रहा है इसका, वो sp3d2 है, जो कि अष्टफलकीय है। तो FF कहां चले जाएंगे? 6 कॉर्नर्स पर सेट हो जाएंगे। इस प्रकार से ये संरचना का निर्माण होगा। ठीक इसी प्रकार से PCl5 की भी हमने यहां पर देखी थी। ये Cl, देखिए यहां पर ये 5 हमारे हो गए, 1 2 3, यहां पर भी Cl है, यहां Cl लगाना भूल गए। तो 1 2 3, 3 Cl तो ट्रायंगल में आ गए, बाकी 4 और 1 5, ये हमारी संरचना हो गई। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको समझ सकते हैं। काफी आसान है। आपको एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो यदि थोड़ी स्टार्टिंग से आप इन चीजों को देखेंगे, चैप्टर की स्टार्टिंग से ये वीडियो सीक्वेंस में देखेंगे, तो एक एक चीज आपको स्पष्टता समझ में आएगी। यहां पर आपसे कोई पूछे कि किस प्रकार की बॉन्ड बन रहे हैं, पाई की सिग्मा, तो ध्यान रखना यहां सब जगह सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे। ये सब सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनेगा पाई बॉन्ड? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, कहीं कोई डबल बॉन्ड थोड़ी बन रहा है, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये क्या होंगे? सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। मुख्य रूप से यहां पर आती है संरचना कैसी होगी, तो यह हमने आपको बता दिया, संरचना इस प्रकार से होगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको समय रहते जवाब दे पाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।